वेलकम दोस्तों टू फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग नंबर 23। एफआरए में ये एक बहुत ही सुलझी हुई रीडिंग है, लेकिन मैं कह सकता हूँ एफआरए में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अगर कोई रीडिंग से पूछेगा तो इसी रीडिंग से पूछेगा। दिस रीडिंग इज 90% प्रैक्टिकल एंड 10% थ्योरी। इसका मतलब ये जो वीडियो पार्ट्स आप देखने वाले हैं इनमें जो आपको ज्ञान मिलेगा वो डेफिनेटली हेल्प तो करेगा आपका, बट प्रैक्टिकली आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू गेट ऑन द टॉप ऑफ दिस रीडिंग। रीडिंग का नाम है अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। दैट मींस जी हाँ, ये वही बुरा ख्वाब है जो आपने क्लास 11-12 में देखा होगा, बीकॉम में देखा होगा कि भाई कैश फ्लो तो हम मिला नहीं पाएंगे, और वही ख्वाब आपको वापस देखना है। एक लिबर्टी ये है कि आपको पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, आपको सिर्फ उसके कुछ एडजस्टमेंट्स कर करके दिखाने होंगे। सिंस क्वेश्चंस विल बी रिलेटिवली वेरी स्मॉलर, तो चांसेस ऑफ हिटिंग द बुल्स आई आर क्वाइट हायर। पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आता तो शायद काफी लोग नहीं बना पाते, शायद मैं भी कभी कभी गलती करता, लेकिन छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स की जहां पे बात है वहां पे आपकी अकाउंटिंग और एनालिटिकल ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। मैं ऑन एन एवरेज बोल सकता हूं कि अकाउंटिंग में मैं थोड़ा सा बिलो एवरेज था इन द एडवांस्ड अकाउंटिंग लेवल, बट जो हायर सेकेंडरी लेवल था उसमें अकाउंट्स में मेरा थोड़ा सा अपर हैंड था, मैं अबव एवरेज था। यानी कि लेजर्स बना करके एंट्रीज इधर उधर एडजस्ट करना, ये सब काम बड़ा पसंद आता था मुझे। अगर आपको भी लेजर्स बनाना, एडजस्टमेंट्स करना बहुत आसान लगता है, बहुत मजा आता है, देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर यू। पर अगर आपको लेजर्स बनाने में तकलीफ है, आपको लगता है नहीं यार मेरे को तो अकाउंटिंग पे मेरा होल्ड नहीं है, तो मैं आपको यहां पे एक दे देता हूं वार्निंग कि भैया ये एक डेंजरस चैप्टर हो सकता है आपके लिए, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से, पूरे ध्यान से इसको पढ़ें और मेरे साथ साथ कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स बनाने की चेष्टा करें। Clear है sir? So again, if you love practicals, if you are missing practicals in FRA, this is where you will get all your turns. This is where you will get to explore your practical parts as well. Got the point? तो हम लोग शुरू करेंगे, ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं। अगेन कुछ वीडियो पार्ट्स में बटेगा, कितने में मुझे नहीं मालूम। That totally depends on when I would like to break. अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं लर्निंग आउटकम ए से, जहां पे मैं आपको तीन तरह के एक्टिविटीज के बारे में जिक्र कर रहा हूं। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिंपल है यार, ये तीनों ही बहुत सिंपल है। बिजनेस में जो रोजमर्रा की चीजें हो रही है उनको हम ऑपरेटिंग बोलते हैं। अगर आप कोई एसेट्स खरीदते या बेचते हैं, खास करके नॉन करंट एसेट्स, तो उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। और अगर नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ हो रही है हलचल, तो उसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाते हैं। क्लियर सर? बहुत सिंपल है। अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कोई हलचल हो रही है तो उसे आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो बोलते हैं। अगर नॉन करंट एसेट में कोई हलचल हो रही है, लेना या बेचना कुछ भी हो रहा है, तो उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। और वहीं पे अगर नॉन करंट लायबिलिटी में कोई हलचल हो रही है तो उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है बच्चे लोग? कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोर्सेस की बात करते हैं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनेगा तो उसके डिटेल्स हम कहां से लाएंगे। तो सर इसके डिटेल्स आएंगे दो जगह से। नंबर वन इज इनकम स्टेटमेंट, नंबर टू इज चेंजेस इन द बैलेंस शीट अकाउंट्स। इसका मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट से वैल्यूज तो लेनी ही है, इसके अलावा आपको बैलेंस शीट अकाउंट्स में आने वाले चेंजेस को भी कवर अप करना है। क्लियर सर? जस्ट अ मिनट, चेक समथिंग। डन। नेक्स्ट आते हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की मैं बात करता हूं, जिसको हम लोग प्यार से सीएफओ बोलते हैं। तो इसकी जब मैं बात करना शुरू करूंगा तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आएगा ये समझ लेते हैं। सर इधर आएंगे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट्स अ फर्म्स नेट इनकम। इसका मतलब फर्म के जो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस हैं उससे संबंधित अगर कोई इनफ्लो या आउटफ्लो है तो उसे आप सीएफओ का नाम देंगे। यहाँ पे कई तरह के इनफ्लोज की जिक्र है जो कि एग्जांपल्स की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। नंबर वन, कस्टमर से कैश कलेक्ट करना। नंबर टू, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करना। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हम इसको थोड़ी देर में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज से आप कोई सेल प्रोसीड्स रिकवर कर रहे हो तो उसको भी हम लोग इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ही बोलेंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट।
क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज हुआ ट्रेडिंग, इसीलिए आपको यहाँ पे सेल प्रोसीड्स को इनफ्लो मानना है ऑपरेशंस का, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ रिजेम्बलेंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज सीएफओ। याद रखने की। आउटफ्लोज की बात करूं तो एम्प्लॉइज को पैसे देना, सप्लायर को पैसे देना, खर्चे करना, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज खरीदना, इंटरेस्ट और टैक्स चुकाना, ये सभी आपके आउटफ्लोज हैं। जहां तक बात है टैक्सेस चुकाना, तो चलो ये तो समझ में फिर भी आ जाता है कि भाई हम बिजनेस करेंगे तो हमें टैक्सेस तो देने पड़ेंगे, एंड उस लिहाज से हमारा सीएफओ हो सकता है टैक्सेस पेड। बट इंटरेस्ट पेड किस तरह सीएफओ है, किस तरह नहीं है, उस पर थोड़ी सी देर में ही चर्चा करेंगे। क्लियर है? ये रूल बेस्ड है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ना ही इसमें कुछ समझाने का है। जब रूल आएगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब यहां पे नॉन करंट एसेट्स के लेवा बेची से रिलेटेड बातें होंगी। अगर नॉन करंट एसेट्स को आपने खरीदा है, एक्वायर किया है, तो वो आपका आउटफ्लो हो जाएगा, और अगर आपने नॉन करंट एसेट्स को सेल किया है तो वो आपका इनफ्लो हो जाएगा। वही बातें यहां कवर्ड है। यहां देखिए लिखा हुआ है, एनी कैश inflow or outflow resulting from acquisition or disposal of long-term assets and certain investments, then that is known as CFI or cash flow from investing activities. यहाँ देखिए फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट्स को बेचना, किसी का लोन आपको वापस रीपे हो गया, आपने किसी को लोन दिया था और बाद में लोन रीपेमेंट रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड है सर, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो सभी चीजें हम लोग के सीएफआई में काउंट होगी एज इनफ्लोस। आउटफ्लोस में इन्हीं के काउंटर पार्ट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना इज एन आउटफ्लो, डेट एंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना इज एन आउटफ्लो, और लोन किसी को देना इज ऑल्सो एन आउटफ्लो इन इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट अप इज सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज से आपके पास में फाइनेंस या तो आया या फिर आपने उसको वापस चुकाया। इन सभी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां पे लिखा हुआ है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दैट results from transactions affecting the firm's capital structure। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को छेड़ता हुआ कोई ट्रांजैक्शन, भले ही वो इनफ्लो हो या फिर आउटफ्लो हो, उसे हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनफ्लोज के तौर पे आप देख लीजिए, अगर आपने कोई डेट इशू किया और आपको पैसे मिले तो वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसीलिए वो एक इनफ्लो है अंडर सीएफएफ यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिमिलरली स्टॉक्स को इशू करना भी यही आएगा। आउटफ्लो में डेट को चुका देना या फिर बाईबैक और शेयर्स कर देना या फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देना, इन सभी चीजों को हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो कंसिडर करते हैं। जिन लोगों को इन चीजों को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत हुई, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम हुई, उनसे मैं गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को इस वक्त एक पॉज करें और प्लीज सारे एग्जांपल्स एक बार देख जरूर डालें। एक दो चीजें हैं जिनको मैंने बोला कि ये पेंडिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो एग्जैक्टली इसके बाद समझाऊंगा। बट अगर यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हुई है, देन इट इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट दैट प्लीज पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ कैश फ्लोज। गॉट द पॉइंट? तो थोड़ा बहुत आइडिया होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सर। मेरा फर्स्ट पेज हो गया, 5 पन्ने का टोटल रीडिंग है, सो वी आर 20% ऑलरेडी डन। Now this is where all the important stuff is kept। मैंने इसका नाम भी दिया है इंपॉर्टेंट आइटम्स, और यहाँ पे टोटल 5 ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप याद कर लें। जी हाँ, याद कर लें, क्योंकि यहाँ पे पहला तो गैप वर्सेस आईएफआरएस का झमेला है। मैं जानता हूं एज सीएफए लेवल 1 कैंडिडेट्स आपको सबसे बड़ा झमेला एफआरए में लगता है जब गैप और आईएफआरएस में लड़ाई हो जाए। तो सर लड़ाई यहां आ गई है। टोटल 5 आइटम है जिसमें ट्रीटमेंट्स अलग अलग तरह से प्रेस्क्राइब्ड है। जैसे कि डिविडेंड रिसीव होगा तो क्या होगा, गैप बोलता है सीएफओ में उसको ट्रीट करो एज इनफ्लो, आईएफआरएस बोलता है तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम सीएफओ भी दिखा सकते हो, चाहो तो इसको सीएफआई भी दिखा सकते हो। लॉजिक तो है सीएफआई का डालने का भी, बट सीएफओ क्यों कोई नहीं जानता। डिविडेंड्स पेड को एज पर गैप सीएफएफ का औहदा दिया गया है, आपको सीएफएफ में डालने का है उसको, और वो चीज यहां पे आएगी एज सीएफओ या फिर सीएफएफ। क्लियर है? आईएफआरएस में आ गई सीएफओ या सीएफएफ। फिर इंटरेस्ट पेड इज सीएफओ एज पर गैप, आईएफआरएस में सीएफओ या सीएफआई में आप किसी में भी उसको आप डाल सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड को। इंटरेस्ट पेड विल बी सीएफ
ओ इन गैप, ये मेरे ख्याल से एक गलती है यहाँ पे, इट शुड नॉट बी CFF, इट शुड बी CFO इन गैप, टाइपिंग एरर हो सकता है, आप इसको रिकन्फर्म कर लेना। एंड देन IFRS में ये CFO या CFF कुछ भी हो सकता है। एंड टैक्सेस पेड पे अलग ही कहानी है। टैक्सेस पेड में गैप बोलता है कि जो भी टैक्स दिया गया है उस सभी टैक्स को आप ऑपरेटिंग आउटफ्लो ही गिनो, लेकिन IFRS बोलता है कि भाई डिपेंड करता है कि किस चीज, कौन से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टैक्स दिया गया। अगर नॉर्मल कोर्स में आपने कोई टैक्स दिया है तो उसको आप CFO में डाल दो। अगर आप पे कोई कैपिटल गेन टैक्स लगा है तो आप उसको इन्वेस्टिंग में डाल दो। और अगर डिविडेंड रीपेमेंट करते वक्त या डिविडेंड देते वक्त डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा है तो आप उसे फाइनेंसिंग में डाल दो। सो काफी लॉजिकल है। व्हेन इट कम्स टू IFRS वो बोलता है भाई ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा तुम्हारा टैक्स कहां जाएगा, लेकिन गैप की ऐसी कोई सोच नहीं है। गैप बोलता है भाई कोई भी तरह का टैक्स अगर आपने पेमेंट किया है उसको आपको डालना पड़ेगा CFO में। क्लियर सर? सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट एरिया, मैं चाहता हूं आप इसको अच्छे से याद करके रखें। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में मैं उतरता हूं। लर्निंग आउटकम बी है अबाउट नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सर नॉन कैश में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सबसे प्रबल एग्जांपल हो सकता है जब आप कोई एक एसेट खरीदे और उसी सेलर से एक लोन ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बाइक खरीदता हूं, बाइक है 50,000 रुपए की, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने सेलर से ही लोन ले लिया 50,000 का। इसका मतलब यह है कि ना मेरे जेब से 1 रुपया गया ना कोई और बात, और ये पूरी की पूरी जो बाइक है वो मेरे को मिल गई। डेफिनेटली इट इज अ ट्रांजैक्शन, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कैश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैंने एक लोन लिया और उसी लोन से मैंने एक बाइक खरीद ली, मेरे घर में ना कैश आया ना कैश गया। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इसको क्या करने का है सर? इसको कुछ नहीं करने का है, ना इसको CFI में दिखाना है ना इसको CFF में दिखाना है। इसका मतलब जब आपको लोन मिला तब आपको कोई एंट्री नहीं दिखानी, जब आपने बाइक के लिए वो पैसे चुकाए तो भी आपको कोई एंट्री नहीं दिखानी। नो एंट्री इस केस में। क्लियर सर? नो एंट्री शैल बी पोस्टेड इन दिस केस। वैसे ही अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल ले तो यहां एग्जांपल है डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना। डेट को इक्विटी में जब कन्वर्ट करते हैं तो कुछ नहीं सर, डेट का रीपेमेंट नहीं होता, उसी के बदले इक्विटी शेयर्स इश्यू हो जाते हैं। सिंस पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसीलिए हम इसको नॉन कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। अब इस नॉन कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको CFF में कुछ भी रिपोर्ट करने की दरकार नहीं है। अगेन यही बात है। तो मेरे को एक आश्चर्य जरूर होता है कि यार जब कुछ रिपोर्ट करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? तो सर कुछ रिपोर्ट नहीं करेंगे तो चलेगा इस हिसाब से कि आपको इन ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा ईदर इन फुटनोट्स और इन सप्लीमेंट्री शेड्यूल टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब आप इसको ना CFO CFI कहीं कहीं कुछ नहीं दिखाना, आपको स्ट्रेट अवे इसकी जो वैल्यू है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन योर फुटनोट्स और इन द सप्लीमेंट्री शेड्यूल टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने दो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिए थे। इन्वेस्टिंग के केस में मैंने लिया था लोन पे एसेट खरीदना, और फाइनेंसिंग में मैंने लिया कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी। दोनों एग्जांपल्स पे से भी MCQ आ सकता है, तो प्लीज इंश्योर करें कि आप यहां पे ध्यान से इसको सुने हो। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम C, जहां पे मैं IFRS और US गैप में परमिटेड दोनों मेथड्स के बारे में बात करूंगा। आप सभी ने उसका नाम सुना हुआ है तो मैं कोई सस्पेंस नहीं बनाऊंगा सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दो तरह के मेथड्स प्रेस्क्राइब्ड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उस केस में सर और इनडायरेक्ट मेथड में, इन दोनों में CFO का अंतर आता है। किसका अंतर आता है? CFO का। और वो भी सिर्फ प्रेजेंटेशन में। एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा अंडर डायरेक्ट मेथड एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। The only difference will be with respect to presentation of CFO. इसका मतलब ये एकदम सत्य है कि CFI और CFF में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। CFI बना लो या CFF बना लो, अंडर बोथ द मेथड्स प्रेजेंटेशन एंड द रिजल्ट्स एग्जैक्टली सब कुछ सेम होगा। डिफरेंस है वो सिर्फ CFO में होगा, एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि IFRS और US गैप दोनों में दोनों मेथड्स अलाउड हैं। आपके ऊपर में चॉइस छोड़ दी गई है, डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो डायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट करना है तो इनडायरेक्ट करो। डायरेक्ट मेथड अगर आप यूज करते हो तो उसके वजह से आप
कई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपने जो अकाउंट होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचा पाते हो। माइंड इट, कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। सर इनडायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट मेथड ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि आपको क्लियरली मालूम चल जाता है कौन से सोर्स से कितना पैसा आया। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है पता है, सीधा कैश फ्लो बनता है और मतलब एक कैश बुक जैसा बनता है कि भाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना आया बताओ, पेमेंट कितना किया सप्लायर को बताओ, सैलरी कितनी दी गई बताओ, कोई एडवांस मिला अगर कस्टमर से तो बताओ। तो ऐसे करके सारे डायरेक्टली सोर्सेज मेंशन किए जाते हैं डायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट में भैया ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट मेथड इज बेसिकली अ रिकंसिलेशन फ्रॉम एक्रुअल बेसिस टू कैश बेसिस। उसमें थोड़ा सा झमेलाबाजी अलग है और उसके वजह से एग्जैक्ट स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो का आइडिया नहीं लगता। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट डायरेक्ट मेथड इज मच बेटर देन इनडायरेक्ट मेथड। स्टिल मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशंस डोंट यूज डायरेक्ट मेथड क्योंकि डायरेक्ट मेथड यूज करने से कुछ एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज है। वो क्या है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस लर्निंग आउटकम। तो आइए लर्निंग आउटकम सी और डी में सबसे पहले मेथड्स के बारे में जानकारी हासिल कर ले। नंबर वन बात तो यही उठ के आ रही है कि भैया दो तरह के मेथड्स अलाउड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम दोनों के बारे में जान गए हैं। नंबर टू एप्लीकेबिलिटी की बात है तो बोल रहा है कि भाई आईएफआरएस और गैप दोनों में दोनों मेथड्स अलाउड है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो सीएफओ का होगा, सीएफआई और सीएफएफ तो सेम होगा, तो ये बात भी हम जान गए। नेक्स्ट आया सर डायरेक्ट मेथड का बात। तो डायरेक्ट मेथड में नंबर वन ये बोला है दैट इट इज बेसिकली अ कन्वर्जन फ्रॉम एक्रुअल बेसिस इनकम स्टेटमेंट टू कैश बेसिस इनकम स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि आप यहां पे आपका इनकम स्टेटमेंट जब बनता है तब तो बनता है सर एक्रुअल बेसिस से, क्लियर है। वहीं पे अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कैश बुक का समरी फॉर्म प्रेजेंट कर देते हो। कौन सी बुक का? कैश बुक का एक तरह से मैं बोल सकता हूं समरी प्रेजेंट करते हो। इस तरह से आपको मैं बोल सकता हूं कि आप एक्रुअल बेसिस से कैश बेसिस में कन्वर्ट कर पाए अपने अकाउंट्स को। दूसरा, डायरेक्ट मेथड प्रोवाइड्स मच मोर इंफॉर्मेशन देन इनडायरेक्ट मेथड। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एंड इट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। अक्सर लोगों को उल्टा लगता है, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट है इसके डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि आपको ये बात बोलता है कि यहां पे आपको नेट प्रॉफिट से सीएफओ तक रिकंसिलेशन करके देना पड़ेगा गैप में। आईएफआरएस में रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी कंपनी गैप फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? गैप। अब गैप फॉलो करते हुए आपकी कंपनी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना डाला डायरेक्ट मेथड से, तो सर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो उनको पालन करना पड़ेगा। वो रिक्वायरमेंट ये है कि उनको एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा फ्रॉम नेट इनकम टू सीएफओ। और सच्ची बताऊं ये रिकंसिलेशन क्या होता है? ये रिकंसिलेशन इज नथिंग बट इनडायरेक्ट मेथड। इसका मतलब ये तो पनिशमेंट डबल हो गई। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर डायरेक्ट मेथड बनाएंगे अंडर ओनली यूएस गैप, उसको डायरेक्ट भी बनाना पड़ेगा और इनडायरेक्ट भी बनाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि कौन जाएगा इस झमेले में? सीधा ही इनडायरेक्ट बनाओ ना। इनडायरेक्ट बनाने से आपको डायरेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा, ये अच्छा एडवांटेज है, पर डायरेक्ट बनाने से इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा। दैट इज व्हाई मोस्ट कंपनीज यूज इनडायरेक्ट मेथड, दे डोंट यूज डायरेक्ट मेथड। अब आप सोच रहे होंगे भैया अगर ऐसा है तो डायरेक्ट मेथड यूजफुल ज्यादा होने के बावजूद उसको प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों उसमें ऐसी रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट डाल दी गई कि लोग इनडायरेक्ट ही बनाए, डायरेक्ट नहीं बनाए? तो भैया इसकी जानकारी तो गैप बनाने वालों से ही पूछना पड़ेगा कि उनको ऐसी क्या सूझी, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में उन्होंने ऐसे नियम बना डाले। आईएफआरएस हालांकि इस मामले में सीख गया, उसको ये बात पता चल गई दैट डायरेक्ट मेथड अगर कोई रिपोर्ट करता है तो वो अच्छी बात है बिकॉज मोर इंफॉर्मेशन विल बी प्रेजेंटेड। तो आईएफआरएस ने डायरेक्ट मेथड में प्रेजेंटेशन करने वाली कंपनियों के ऊपर में से ये रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर दिया। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी आईएफआरएस के तहत अपने अकाउंट्स बनाती है और डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है तो उसको इनडायरेक्ट मेथड अलग से बना के दिखाना नहीं पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली गैप में आज तक ये रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब अगर आपने डायरेक्ट मेथड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यूज किया अंडर यूएस गैप, देन यू विल हैव टू प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन व्हिच इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मेथड।
गॉट द पॉइंट? तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज सिर्फ गैप में है, लेकिन स्टिल डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट मेथड। तो सर इनडायरेक्ट मेथड में स्ट्रेट अवे एक बात निकल के आती है कि सर यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का कई बार दूसरा नाम होता है बॉटम लाइन। आप लोग अगर इंडस्ट्री से हो, आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो, तो यू ऑलरेडी नो दिस थिंग दैट नेट इनकम इज ऑल्सो नोन एज बॉटम लाइन। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि इंडस्ट्री में ये एक कॉमन लैंग्वेज यूज होती है, बॉटम लाइन। Next up is here the major focus is to link between income statement and CFO। यहां पे हम इनकम स्टेटमेंट और CFO को लिंक करने के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। एंड थर्ड, ये सबसे ज्यादा कॉमनली फॉलो होता है, उसका मेन रिक्वायरमेंट है वो रिकंसिलेशन का जो रिक्वायरमेंट है, बस उसी कारण से ज्यादातर लोग इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं। तो दैट्स इट आई बिलीव। यस, अब आगे बढ़ेंगे तब और कई नई चीजें आएंगी। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपका वेट कर रहा है फ्रॉम लर्निंग आउटकम ई एंड ऑनवर्ड्स, तो हम उसको कवर करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। इस फर्स्ट पार्ट के कंप्लीशन के बाद में आई होप आप थ्योरेटिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को और बेहतर जान गए हो एंड यू आर रेडी फॉर द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दैट वी विल कवर अप आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज। गॉट द पॉइंट? तो आपको बस ध्यान रखना है, अगर यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत लगी तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और एल्स नोट्स आपके पास में प्रिंटेड है तो आप उसको पढ़िए एक दो बार, आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग और डिटेल में प्रैक्टिकल्स को कवर करेंगे रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें। सी यू देन, बाय बाय।